Assalamualaikum, good morning. And a good morning it is because finally almost 2 weeks after the elections अब हमारी हुकूमत साजी का सारा मरहला जो है वो पूरा मुकम्मल हो चुका है और and we have a brand new government. तो लिहाजा उसकी डिटेल्स पे आज हम जरा गौर करेंगे. कंफ्यूजन खत्म हुई है बिलाखिर. कल जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो गुफ्तगू की थी उससे लग रहा था कि कहीं मामला तातुल का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर रात को फैसल करीम कुंडी और दीगर कुछ रहनुमा की गुफ्तगू भी सामने आई. जियो पे ही थे फैसल साहब और उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुआहदे के या अग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच गए हैं और ऐसा ही हुआ. ने यही कहा था कि आज के दिन हो जाएगा और लिटरली 12 बजे से पहले यानी 20 फेब की ही डेट थी जिसमें ये अनाउंसमेंट हो गई थी. सो इफ यू हैव मिस्ड दैट आउट, लेट अस टेल यू वंस अगेन. इलेक्शन के चले प्रिसाइसली 13 रोज बाद बिलाखिर तवील मुलाकातें और बैठकें रंग ले आई हैं और मुल्क के वसी तरफ मफाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर इकट्ठे हो गए हैं और दोनों जमातों के दरमियान हुकूमत साजी और पावर शेयरिंग के मामला जो हैं वो तय पा गए हैं. गए जब मुलाकात हुई, हतमी मुलाकात के बाद क्या गुफ्तगू हुई सामने, ये सुनिए. मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं. हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे और जो ऑफिसर्स की बात की है जो है वो इंशाल्लाह हम मुशावरत के साथ उनके ऊपर हम हमारी जो लीडरशिप है मियां मोहम्मद साहब इनकी लीडरशिप है मिलकर इंशाल्लाह हम उसके ऊपर फैसले करेंगे. इस मौके पर बिलावल ने कहा कि दीगर ओहदों के लिए भी फैसले हो गए हैं, ऐलान जल्द होगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं. उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा. वज़ीर आज़म की इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं. साथ ही आपको बता दें कि शरीक चेयरमैन पीपी जरदारी साहब ने यकीन दिलाया है कि आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे. हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए. हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें. तो आप दुआ करें. पाकिस्तान को भी कहते हैं कि पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं वो भी दुआ करें. अच्छा जी, इंटरेस्टिंग बिट ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फार्मूला तय पाया है इसके मुताबिक अब ये सुनते जाएं. ज़रा मुश्किल होगा आपके लिए याद रखना, लेकिन बार बार करेंगे तो मेरा ख्याल है हम ज़रा दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा. वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी होंगे सदर पाकिस्तान. फिर ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का नामजद करता होगा. गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का नामजद करता. गवर्नर सिंध और गवर्नर बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करता होंगे. जो सिलसिले में बाय द वे आज एमक्यूएम से भी पीएमएलएन की मुलाकात है तो आई गेस वहां वो इसरार करेंगे गवर्नर सिंध के लिए. स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा और इनके जो डिप्टी होंगे वो अदल बदल हो जाएंगे. ये बड़ी वैसे इट्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल एंड स्मूथ मैरिज मेकिंग है ऑनेस्टली कि कुछ आपके हो गए कुछ हमारे हो गए. बिल्कुल इक्वालिटी उसी तरह ही चल रही है. लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में काबीना का हिस्सा नहीं होंगे. तो दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनी पोस्ट ओवर किसी मरहले पे काबीना का हिस्सा होंगे. अब देखो हमारे जो जरा ये सब कुछ बाय द वे जराए के मुताबिक हो रहा है और इसीलिए अभी हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे ताकि मेरा ख्याल है कि बात कर लेते हैं. लेकिन कमर जमान कायरा साहब ने दबे लफ्जों में ही सही इन निकात की तस्दीक करती है.
तो उनकी मुलाकात के जमा जिन्होंने गवर्नमेंट बनानी है पीपल्स पार्टी बस सपोर्ट करेगी और कुछ आईनी ओहदे लेगी। आप इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर। साथ ही महमल सरफराज ने भी हमें ज्वाइन किया है और उमर चीमा भी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ है। स्टार्ट करेंगे फैसल कुंडी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, गुड मॉर्निंग। कुंडी साहब, ये जो हमने फार्मूला अभी शेयर किया आवाम से, सब देखने वालों से, आप इसकी तस्दीक करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल मैं इसकी तस्दीक करूंगा कि यही है जिसमें आपने एक दो चीज़ें आपने नहीं की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ वज़ीर आज़म है, सॉरी गवर्नर हैं, वो उसके होंगे पीपल्स पार्टी से होंगे। सिंध और जो है वो बलूचिस्तान वो PMLN से वो करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर भी पीपल्स पार्टी से होगा, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी। और साथ में आपने जो बाकी फार्मूला आपने बताया वो ठीक है। अच्छा, यानी कम से कम मैं भी महमद साहब से भी कह रहा था कि अभी आपको कम से कम सुकून हो गया होगा कि आप हुकूमत साजी में बड़े मीडिया, आपसे मुराद मीडिया जी जी कह रहे थे नहीं बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, एक्चुअली हम तो सवाल कुंडी साहब आपसे पता है कि हम जी बताइए। रात 12 बजे से पहले अनाउंस कर दिया था, मैं वो इन्हें कह रही थी। मैंने जी, और हमने एक्चुअली अभी अपने व्यूअर्स को रिमाइंड कराया कि कुंडी साहब आप कल भी जब हमारे शो पे थे तो आपने कहा था कि आज हो जाएगा, तो लिटरली वो डेट चेंज होने से पहले आप लोगों ने ये कर दिया। खबर आदमी है कुंडी साहब। जी बिल्कुल। कुंडी साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी, आप लोगों से खबरें मिल जाती है, हम ले लेते हैं जी, लेकिन हमें कंफर्म तो आप ही से करानी पड़ती है, हम जो भी खबरें दे दें। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, ये भी पूरा डिसाइडेड है, ये भी हम हर चीज का at any stage पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। अभी नहीं होगी सर, या फिर आगे भी कभी नहीं होगी 5 साल में होपफुली? देखिए पॉलिटिक्स में अगर आप मुझे आ चुके हैं कि आप 5 साल का एग्रीमेंट मुझे लिख दें कि आप नहीं होंगे तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा कुंडी साहब, कुछ और चीजें भी हम रियली इंटरेस्टेड टू नो, किस तरह से आपकी सपोर्ट होगी? आप सिर्फ वजीर आजम इलेक्ट करवा के साइड पे हो जाएंगे या दीगर मामलात में ऑपोजिशन की तरह आवाज़ उठाएंगे या फिर साथ देंगे? IMF के साथ बड़े मुश्किल मुआहदे भी हो सकते हैं, कुछ दीगर प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड इशू हैं। ये बातें डिस्कशन में आई कि हुकूमत की जो वर्किंग है उसको किस तरह से सपोर्ट हासिल रहेगी पीपल्स पार्टी की? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म का वोट, फिर जैसे स्पीकर का होगा, एतमाद का वोट भी जो है वो देगी उसको, PMLN को। लेजिस्लेशन में भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसी चीज़ मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम ये कहा कि हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। मुश्किल फैसले इस मुल्क में होने हैं, IMF का होना है, बजट भी आना है, लोगों की जो है वो नज़रें बजट पे भी है, IMF के ऊपर भी हैं, मुश्किल फैसले हैं। जो हमें नजर आएगा कि ये बिल्कुल मजबूरी है, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पे हमें नजर आएगा कि ये नहीं मजबूरी नहीं है। और ऐसी आपने बजट की बात करी थी, ब्रॉड पॉइंट्स कुंडी साहब, पहले कोई ब्रॉड पॉइंट्स डिस्कस हुए कि किस चीज में या किस एवेन्यू में इंटरफेरेंस हो सकती है या से हो सकती है, और अगर ना हुई तो हम उसको प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं? जैसे पेट्रोल की कीमतें बर वक्त ना बढ़ाने का या उस पर सब्सिडी देने का पाकिस्तान ने बहुत खमियाजा भुगता है, अगर कभी बढ़ानी पड़ी तो आप लोग क्या करेंगे? इस पे दोनों जमातों की कमेटी बन रही है और वो कमेटी आपस में बैठकर जो चीजें भी होंगी उसके थ्रू हम फैसले करेंगे और उन कमेटी को एतमाद मिलेंगे, कमेटी पार्टी को एतमाद मिलेगी और इंशाल्लाह ताला अच्छा एक और बात कोशिश होगी। सर ये भी इत्तलात हम तक पहुंची थी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी, जाहिर है बड़ा मुश्किल काम है, मईशत ही सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें ज़राए से ये पता लगा था कि पीपल्स पार्टी का ये इसरार है कि एनीवन बट इसहाक डार साहब। इज दैट ट्रू? नहीं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा। ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, ये उनका प्रोग्राम है, वो किसको कैबिनेट का हिस्सा बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, कौन उनकी कैबिनेट में कौन सा पोर्टफोलियो लेगा, ये उनका प्रोग्राम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है। चलें जी, अब नेहमल और चीमा साहब सेम टोकन ये नहीं आपने बता दिया, लेकिन हमने इन द पास्ट रीसेंट पास्ट देखा है बिलावल साहब जो है वो डार साहब के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म देते रहे हैं, तो अब कोई ऐसी अश्योरेंसेस ली गई हैं कि कौन हो सकता है कौन नहीं, वरना फिर तो वही लोग मुड़ के वापस भी आ सकते हैं और क्रिटिसिज्म तो बनेगी। देखें, क्रिटिसिज्म इसलिए होती थी कि मुश्किल फैसले थे और लोगों को सहूलत भी देने की चीज़ें थी जिसमें डेफिनेटली प्रेशर था लोगों का, तो इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनके ऊपर भी पाकिस्तान बस पार्टी का और का प्रेशर था, इसलिए वो चीज़ थी। अब देखते हैं कि कौन कैबिनेट किस तरीके से आती है, क्योंकि इस दफ़ा 16 महीने का जो एक तजर्बा था जो कि माजी में कोई अच्छा नहीं था,
उसको परफॉर्म करना है। शहबाज शरीफ साहब ने वो अब जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लीड करना है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है वो उसको प्रॉपरली लीड करेंगे। नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला मैंने पहले ही कहा है कि तनकीद बराए इस्लाह होगी, तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी। चलिए जी, होपफुली कुछ स्टेबिलिटी आएगी। उमर चीमा साहब, मेहमल सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमल, चलें आपके पास आते हैं। आप तो गुफ्तगू कर रही थी पहले भी कुंडी साहब से, बहुत सी बातें थीं जो पहले चल रही थीं, अब तस्दीक हो गई है। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि तकरीबन क्या हूबहू यही फार्मूला है जो आवाम के सामने आ गया है। हाउ डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? लेट्स से कि ये स्टेबल होगा मामला, अनस्टेबल रहेगा, हर वक्त एक खतरे की घंटी बजती रहेगी कि हम के मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहली चीज तो ये थी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर जो था वो जो हाँ वो एक चीज फाइनली होगी है, जिसकी वजह से पहले भी काफी अनसर्टेनिटी हो रही थी कि इलेक्शंस हुए इतने दिन हो गए, लेकिन जाहिर बात है टाइम लगता है, ये कोई आसान काम नहीं होता। फिर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह बताया भी है कि उन्होंने पीटीआई को भी एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने आगे से जवाब जिस तरह का दिया वो तो बिल्कुल एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से वो नहीं हो सका। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी बस लग रहा था कि इट वाज ऑन द कार्ड, वो ही हुआ है। तो ये दो वो जमातें हैं जिन्होंने मिलके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाए थे इमरान खान साहब के साथ। इन्होंने पीडीएम गवर्नमेंट एक हुकूमत बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर इनके कुछ एक्सपीरियंसेस ठीक होंगे, कुछ नहीं होंगे, और ओवरऑल जो है वो एक सियासत को भी नुकसान हुआ था उस वक्त, खासतौर पर नून लीग का। तो अब जो गवर्नमेंट आएगी इसके अंदर भी फेस ऑफ द गवर्नमेंट तो नून लीग है, लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की शराकतदारी वो जो कैबिनेट पोजीशंस के ऊपर बिल्कुल अभी जो फिलहाल जिस तरह कुंडी साहब ने कहा कि अभी कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में एक इकट्ठे मिलके अगर चलेंगे तो शायद ये ट्रस्ट भी बिल्ड इनको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि इस वक्त एक्चुअली फैसले तो पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो वो तो लेने हैं और मिलकर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो इस तरह के फैसले नहीं लेंगे तो आपको पता है हमारी मईशत किस तरह से सफर करेगी, हमारा मुल्क ओवरऑल जो है वो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक जो है वो एक इतनी सख्त क्राइसिस के अंदर है। तो वो वाली चीजें तो मेरे ख्याल में दोनों को क्लोजली मिलकर काम करना पड़ेगा, और लग तो ऐसा रहा है कि ये करेंगे। सिर्फ एक वो कैबिनेट वाली चीज जो है वो देखते हैं कि वो कब तक। जरदारी साहब पहले भी प्रेसिडेंसी में बहुत मुतहर्रिक थे और इस मर्तबा भी कहा यही जा रहा है कि देखिए 3 सूबों की अब्दुल्ला इनकी जो है गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी की 2 में अगर होती हैं सिंध और बलूचिस्तान, और नून लीग की पंजाब में, 3 सूबाई हुकूमतें पीडीएम गवर्नमेंट के पास ही होंगी, यानी उन जमातों के पास ही होंगी। तो ये भी एक अहम है। तो एक चीज जिससे बहुत लोगों को क्योंकि ये खतरा है कि क्या ये गवर्नमेंट चल पाएगी नहीं पाएगी, लेकिन अगर वो 3 सूबाई हुकूमतें होंगी तो मेरे ख्याल में फेडरल में भी वो एक दूसरे को उस तरीके से तो नहीं तंग करेंगे कि वो हुकूमत ही गिर जाए और फिर बाकी 4 सूबे की भी तो जी ऐसा कोई तंग नहीं करेगा एक दूसरे को। कुंडी साहब, हम जब भी आपसे आजकल में बात कर रहे हैं, हम वजीर आला सिवाय आपके, हम तो सुबह आपको तंग करेंगे सर, हम तो आपको तंग करेंगे, हम तो जगाएंगे भी। आवाम के ये सवाल होते हैं जो हम आप लोगों के सामने ले आते हैं, हमारी अपनी तरफ से क्या होता है। कुंडी साहब, वजीर आला सिंध और बलोचिस्तान, अब कोई नाम शेयर कर सकते हैं आप एट दिस स्टेज कि कौन लाइकलीहुड है? सिंध से शुरू करते हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने नाम शेयर करने हैं और इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे, हम अच्छे चेहरे आपके सामने लेकर आएंगे। नहीं, आप कुछ तो नाम होंगे ना, नए चेहरे आएंगे, एज इन चलें सिंध की बात करें, या फिर कुछ वैसे ही मामला आगे बढ़ेगा? तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला पार्टी लीडरशिप आज या कल जो है वो सीएम सिंध और बलूचिस्तान को भी आज जो है नॉमिनेशन कर देगी कौन हमारे। वैसे कुंडी साहब 2 हफ्ते में वो कसौटी बनी गई थी, तो हमने सोचा हम भी आपसे पूछ ले। बेसिकली आप नाम अभी शेयर नहीं कर रहे। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। चीमा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चीमा साहब, एक तो जी वालेकुम, बहुत से सवाल आते हैं आपसे, आपकी बड़ी गहरी निगाह है मामलात पर। व्हाट डू यू सी कि नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार होगा इस सारे मामले में? वो बस पंजाब में मरीम साहिबा को गाइडेंस फराहम करेंगे या फिर ज़रा इससे ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार होगा? और प्रेसिडेंसी भी, व्हेन आसिफ अली जरदारी साहब वुड बी देयर, प्रॉब्ली वो एक आईनी ओहदा तो चले हैं, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है कि हमें अब ज़्यादा नज़र आएगी इन डिफरेंट मैटर्स?
जो नवाज शरीफ साहब की बात की है, मुझे नहीं लग रहा कि बज़ाहिर तो वो ज़्यादा पंजाब पर फोकस करेंगे या चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग मुझे नहीं लग रहे। और इंटरफेयरिंग मुदाखलत वो इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि वो तब मुमकिन थी कि अगर उनकी एक बड़ी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी होती, बेशक वो जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं उनको वज़ीर आज़म बना देते तो कोई ना कोई अपनी एडवाइस जारी करते रहते, जिस तरह आता है जी कि मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो अब चूंकि एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है और ये बड़ी एक फ्रेजाइल भी है, यानी कि अगर पीटीआई सॉरी जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो जिस तरह से चल रहे हैं, उन्हें आइडिया है कि हमारे बगैर ये गवर्नमेंट बना नहीं सकते, तो लिहाजा अगर आप नोट करें कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो उसके करीब करीब उन्होंने अपनी शराइत मनवाई हैं अभी तक की जो बात है, यानी कि अभी तक कैबिनेट में वो नहीं, उस वाले से अभी बात नहीं हुई, यानी कि उन्होंने जो एक आईनी ओहदे हैं वो लिए हैं और एक अच्छी उन्होंने अपने लेवल पर एक अच्छी डील की है। और नून लीग जो है, नून लीग दरमियान में फंसी हुई है, ये ना छोड़ सकते हैं और ना कर सकते हैं, तो लिहाजा इन्हें एक साथ साथ तो चलना पड़ रहा है। और जरदारी साहब जो हैं, जरदारी साहब की मौजूदगी और जो मौजूदा हालात हैं, जैसे आगे इमरान खान जो हैं वो भी सियासत में होंगे, उनकी एक बड़ी भरपूर अंदाज में उनकी जमात वापस आ रही है, तो उनको डील करना तो जरदारी साहब नो डाउट के वो एक बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे होंगे प्रेसिडेंसी में बैठ के, कोई ऐसे कोई जो ममनून साहब हैं उनकी तरह नहीं होंगे, इवन आरिफ अलवी साहब की तरह नहीं होंगे, यानी कि उनसे इनका ज्यादा एक एक्टिव रोल ये नजर आ रहा है। अच्छा, ऑपोजिशन की बात की है, इट कैन बी अ रियली बिग चैलेंज। अच्छा, ऑपोजिशन पे भी हम आ जाएंगे उमर, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि एमक्यूएम से अब हुकूमत की या पीएमएलएन की क्या मुशावरत हो सकती है? गवर्नरशिप तो लेंगे जी, ये जरा बताएं, आपको क्या लग रहा है कि उधर क्या डिटेल्स तय पाएंगी? अब ये देखें ना कि बज़ाहिर अभी ये लग रहा है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो पीएमएलएन को मिल रही है, और जिस तरह आप बात कर रही हैं कि वो चाहेंगे एमक्यूएम वाले के गवर्नर हमारा हो, एक चांस ये भी हो सकता है कि उनको गवर्नरशिप मिल जाए, दूसरा ये चांस हो सकता है कि उन्हें ऐसी वजारतें मिल जाएं कि जिसमें वो अपने सिंध के लोगों को ज़्यादा ओब्लाइज कर सकते हैं। ये क्योंकि अब ये है ना कि अगर उनके पास गवर्नर होगा और पीपल्स पार्टी उनके साथ इतना कोऑपरेट ना करे और नून लीग को एक अपना बार बार रोल प्ले करना पड़े, तो ये भी इतना आसान नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि अगर जो उनको कैबिनेट में भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जो एक दो वजारतें हैं जो कि उन्होंने हमेशा लेनी होती हैं, पोर्ट्स एंड शिपिंग की, इस तरह की जो वजारतें हैं वो ले जाएंगे, और गवर्नरशिप जो है इनके मुमकिन है कि एक दो वजारत हो और गवर्नरशिप हो, और नून लीग जो है वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेके और खुद एक पुलिस रात पे गुजर रही हो अभी आगे जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पुराना। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि यानी आगे जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से सॉरी मैं बात कर रहा था, तो इनके लिए जो एक अभी प्रॉब्लम आ रहा था, जो एक मुज़ाकरात तातुल का भी शिकार हो रहे थे, नून लीग वाले चाहते थे कि इनको हम कैबिनेट में शामिल करें, ना सिर्फ के फेडरल लेवल पर बल्कि वो पंजाब में भी इनको शामिल करना चाह रहे थे। और लेकिन ये है कि उनका ये ख्याल था नून लीग वालों का, वो समझते थे जी कि अगर हम इनको कैबिनेट में शामिल नहीं करते तो इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं होगी, ये तो एक ऑब्जर्वर के तौर पे हम पे एक जो है ना एक फैसले जारी करेंगे कि ये गवर्नमेंट परफॉर्म ठीक नहीं कर रही। आगे पीपल्स पार्टी वाले जो है वो ये कहते थे कि अगर आपने हमें वजारतें देनी है तो कोई अच्छी वाली वजारतें दें, तो ये मामला इनके उस वजह से भी जरा लेट हो रहे थे। तो आई डोंट नो कि अभी इनका वजारतों के मामलात पर पीपल्स पार्टी के साथ यही तय हुआ है कि आईनी ओहदे इनके पास रहेंगे या कि वजारतें इनको कुछ मिलेंगी। सही। अच्छा, कुंडी साहब, ऑपोजिशन की बात करते हैं। पीटीआई इज गोइंग टू बी बैक इन द असेंबली और जाहिर है वो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप हैं, या अब तो उन्होंने चले एक पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। किस तरह से इतनी भारी भरकम और इतनी एजिटेटेड ऑपोजिशन के साथ गवर्नमेंट आपको लगता है कि चल पाएगी? और अगर स्ट्रीट एजिटेशन पे आ गए जिसमें वो बहुत ज़बरदस्त माहिर हैं इनफैक्ट, तो फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा मामला। देखिए, मैं अभी थोड़ी तस्हीह करना चाहूंगा, पीटीआई अपोजिशन में नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है गालिबन यही नाम है, जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही है जी, ये हाँ। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो अपोजिशन में है, उनके मेंबर्स हैं।
तो अपना पोजीशन एक मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन भी तनकीद बर इसलाह करे। देखिए इस मुल्क में आपको कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, और जो हालात ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए जो है ना आपने एक प्रोसेस गुजर गया इलेक्शन का। अब पार्लियामेंट आ गई है, पार्लियामेंट में आपने कानून साजी करनी है, इस मुल्क को बहरान से निकालना है, मसाइल का हल निकालना है, मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना है। तो आप हमेशा ये नहीं कर सकते कि आपने तनकीद बर तनकीद ही ये तो करनी आपकी है। ख्वाहिश हो सकती है ना, ट्रैक रिकॉर्ड भी तो होता है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसे आप कह रहे हैं जिसमें पीटीआई के मेंबर आने हैं, वो क्या लगेगा, क्या करेंगे? मैंने बात अभी मुकम्मल ही नहीं की ना, मैंने लुकमा दिया है, देखिए उस पे मोशन आपने मोशन मेरा तो वही है ना। चले प्लीज दूसरे जो है ना तो वो ये मेरी एक तजवीज़ है। बाकी देखें पीटीआई ने तो अभी भी ये वही प्ले किया कि मेजॉरिटी पार्टी थी, उनको चाहिए था, वो वगैरह हमारे 160 नंबर हैं, ख्वाहिशात पे ख्वाब देखने में पता नहीं 160 होंगे, लेकिन अभी जो नंबर गेम है वो ये चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी, फिर कुछ देर बाद उनको ख्याल है कि नहीं हमने करनी है, लेकिन सिवाय पीपल्स पार्टी और पीटीआई के। ये एक सियासी क़यामत की निशानी है कि पीटीआई और जेयूआई भी आपस में बैठ गए और वो उन्होंने उनके साथ बैठना जो है वो किया। ये उनकी खुशकिस्मती है कि आज पेम्बरा वो उनके क्लिप्स नहीं दिखा सकती कि जो एक दूसरे के मुतल्लिक बोलते हैं कि पीटीआई के चेयरमैन को आप नहीं दिखा सकते, बानी चेयरमैन को। लिहाजा जो चीज़ें भी अपोजिशन करेगी अपना रोल प्ले करेगी, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उनके मेंबरान हैं, पंजाब में भी हैं, केपी में उनकी हुकूमत होगी, फेडरल में भी उनके मेंबरान हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब की कोशिश होगी, जैसे उन्होंने हमेशा रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स की, इन सब को एक टेबल पे बिठाए और मुल्क को आगे लेकर चले। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसके अंदर एक रोल प्ले करें। अच्छा, यही बात महमल जल्दी ब्रीफली आप बता दें कि ऑपोजिशन पीटीआई को एज ऑपोजिशन आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको वही रोल मिलेगा और वो उसको भरपूर निभाने के केपेबल बहुत अच्छी तरह है, हमें पता है। देखिए उमर, तजवीज़ तो कुंडी साहब की बहुत अच्छी है, लेकिन हमें पता है कि पीटीआई ने एक बड़ी डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स जो है वो उसको एक उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, और मेरे ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में वो होंगे नेशनल असेंबली के अंदर, तो वो असेंबली के अंदर भी करेंगे। और ये जो सड़कों वाली चीज़ है ये रूल आउट नहीं की जा सकती, जो एजिटेशन है होना ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है एक ट्रैक रिकॉर्ड आपने भी जिक्र किया उसका। चलिए जी, लेट्स सी, अभी तो ये वक्त आने पे पता लगेगा। बहुत शुक्रिया महमल सरफराज, थैंक यू कुंडी साहब वंस अगेन, थैंक यू उमर चीमा, गुड लक एंड थैंक यू उमर चीमा साहब। सो दैट इज really The good thing is of course that we have moved on from there, मतलब वो जो एक वो हिचकिचाहट की स्टेज ये 2 हफ्तों से फंसे हुए थे बेसिकली, और पता है बीच में वीकेंड आ जाता, फिर मामला तातुल का शिकार हो जाता, फिर एक और फिर लगता था फ्रेश स्टार्ट है, एक कंफ्यूजन, वो सारा कुछ, and how it was impacting the still impacting the stock market, the economy as well। तो लिहाजा इस चीज से तो अब हमें आगे जाना है ना, कि अब देखें तो सही जिस एक्सपेरिमेंट पे एग्रीमेंट हो गई है, लेट्स डू दैट एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ दैट गोस। वैसे तो आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाएगा, बट चलें, कमर ज़मान कायरा साहब ने तो ज़रा इब्हाम के साथ तस्दीक की थी, कुंडी साहब ने कह दिया जी हूबहू ऐसा ही है, यही तय पाया, और साथ में उन्होंने कुछ इजाफा भी किया खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का। ठीक है जी, ये तो हो गया मामला सेटल। और हमने आपको ये भी बताना है मज़ीद कि तहरीक इंसाफ अक़लियतों और ख़वातीन की खुसूसी नशस्तें हासिल करने के लिए अब हर कोशिश कर रही है। आज बाय द वे लास्ट डे है सारा कुछ करने का, सबमिट कराने का। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपनी में ज़म हो चुकी है जमात, जिसकी पार्लियामेंट में एक भी नशस्त नहीं है, खुसूसी नशस्तों का हुसूल मगर इतना आसान मामला नहीं है। सियासी जमातें इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देने की पाबंद होती हैं, और ये वक्त तो कब का डेफिनेटली गुजर चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसी कोई फहरिस्त दी नहीं थी। दूसरी कानूनी पेचीदगी ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी में बदलना भी खासा मुश्किल काम होगा। बतौर पार्टी इसके पास कोई नशस्त नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि बतौर पार्टी इसके पास कोई नशस्त नहीं है। काउंसिल के सरबराह साहबजादा फजल करीम पार्टी प्लेटफॉर्म के बजाय बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं खुद, यानी इसके अपने जो लीड कर रहे हैं वो भी एज एन इंडिपेंडेंट ही जीते हैं, और तहरीक इंसाफ के अपने उम्मीदवार भी समझते हैं कि मामला आखिरकार अदालत ही जाएगा।
जी मैं समझता हूँ मिलनी चाहिए, मिल जाएंगी। हाँ मिलनी चाहिए, मिल जाएंगी। यू आर नॉट श्योर अबाउट। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए इसमें कानूनी एक रखना कोई डालना चाहे तो डाल सकता है। हाँ। आइन ये कहता है कि जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, उसी तनासब से दी जाएंगी पार्टियों को जो उनका तनासब है जनरल इलेक्शन में जो सीटें जीती हैं उन्होंने। और उसमें आइन में वजाहत से लिखा है कि अगर कोई शख्स इंडिपेंडेंट के तौर पे मुंतखब होता है और एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उस पार्टी की जो मजमूई नशस्तें होंगी उस तादाद में इन आज़ाद लोगों को शामिल किया जाएगा। आप कहते हैं नहीं आपको तो सीटें नहीं मिल सकती, तो फिर क्या पार्लिमान को आप अधूरा छोड़ देंगे? आइन ये तसव्वुर करता है कि कौमी असम्बली मुकम्मल होगी और कौमी असम्बली में जितनी भी जमातें हैं बशमूल इंडिपेंडेंट्स के जिन्होंने किसी जमात को ज्वाइन कर लिया है, उसी तनासब से तमाम जमातों में मखसूस नशस्तों को बांट दिया जाएगा। उधर कल की बड़ी खबर ये भी थी, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ चाहती है कि उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल जाएं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म और से। इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच करने क्या का दबाव में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दबाव में लाने का बेहतरीन तरीका यह होता है कि इस्तीफे का मुतालबा कर दें, जो वो कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, लिहाजा आज खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफ़ा का मुतालबा करती है। वो इदारा जो आईनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो मज़ीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त रखी है। अब पीटीआई को अपना हदफ पाने में कामयाबी मिलती है या नाकामी, वो अपनी जगह है, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि पार्टी को इसके लिए लंबी कानूनी जंग लड़ना पड़ेगी। और जिस तरह से पीटीआई कहती है कि भाई हमारी तो इतनी नशिस्तें हैं, इतनी नहीं हैं, ऑल्दो इलेक्शन कमीशन में उनकी कंप्लेंट्स की तादाद उतनी नहीं है जितने उनके दावे बड़े हैं, उसमें भी टाइम लग सकता है। और वो तो आखिरी लम्हे तक शुरू में नहीं थे, लेकिन यही मुसर थे कि हम हुकूमत बनाएंगे तो जब नशिस्तें पूरी हो जाएंगी तब देख लेंगे। ये किस तरह होगा? साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। कंवर दिलशाद साहब, तहरीक इंसाफ के जीतने वाले अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो जो है वो शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को हल्फनामा जमा करा दिया है और मकसद है कि अपनी सीटों के मिकदार की मुनासबत से मखसूस मेंबरान हासिल करना है। ऑब्वियसली यही एंड पॉइंट है इनका। तो क्या ये काबिल अमल मंसूबा आपको लग रहा है हो जाएगा? इलेक्शन एक्ट 104 और के तहत इलेक्शन पाकिस्तान इनकी दरखास्त पर गौर खोज करने का मिजाज है, और उन माजी में भी एक ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब 2019 में एक सियासी जमात को उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा साहब ने उनको नशिश जो है वो प्रोवाइड कर दी। अच्छा कंवर साहब, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि अगर उन मखसूस नशिस्तें कम दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके हिस्से की नशिस्तें दीगर पार्टियों में बांट दी जाएंगी, तो ऐवान तो फिर अधूरा रहेगा। इसकी क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है आईन और कानून में? इसमें ये होता है कि ऐसी सियासी जमात जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई है लेकिन उनको सीटें ज्यादा मिल गई हैं, तो वो अपने इन एडिशन जो है उसके बाद दरखास्तें जमा करवाने के पास उनको इजाजत है आइन के आर्टिकल 224 के तहत। लेकिन यहाँ मसला दूसरा पैदा हो रहा है। यहाँ तहरीक इंसाफ ने जिस पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है या शामिल हो रहे हैं, उस पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हालात को देखते हुए, क्योंकि तमाम कानून जो होते हैं आवाम की सहूलत के लिए होते हैं, तो वो जो सेक्शन 104 है उसके मुताबिक अगर इनको सहूलत देना चाहे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ला सकते। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में ये नज़र आ रहा है कि एक बार फिर आला अदालतों को कुछ फैसले करने पड़ेंगे। तो ऐसा हुआ तो ऐवान की जो सारी फॉर्मेशन है उसमें डिलेज भी हो सकते हैं। तो क्या आपकी नज़र में सेनेट इंतखाबात बर वक्त होना मुमकिन रहेंगे इसके बाद? सेनेट के इलेक्शन में कोई ताख़ीर होने का इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब में जो असम्बली जो है वो 22 फरवरी को जो है इजलास हो रहा है और 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है हुकूमत बन जाएगी। 24 तक जो है मुमकिन है कि नई वज़ीर आला जो है वो हल्फ उठा ले। इसी तरह कौमी असम्बली का इलेक्शन जो 29 फरवरी को होने का इम्कान है, तो मुमकिन है कि सारे तमाम देखते हुए 10 या 12 मार्च 7-8 मार्च को सेनेट के इलेक्शन भी हो सकते हैं। इसमें तो तमाम आइन और कानून के मुताबिक अगर किसी वजह से 15 दिन लेट भी हो जाता है
तो हमारा आइन का आर्टिकल 254 जो है कवर कर लेता है। शुक्रिया कामर साहब। अभी लेनी है ब्रेक के बाद कुछ मौसम की भी बात होगी भाई। गलियात में शदीद बर्फ पड़ रही है, कुछ सयाह मैसूर भी हुए। अच्छी खबर जल्दी से हमने आपको ये देनी है कि पाकिस्तान के हुज़ैफा इब्राहिम हैं, नौजवान हैं, इन्होंने ह्यूस्टन अंडर 19 ओपन स्क्वाश टाइटल जीत लिया है भाई। ह्यूस्टन अंडर 19 ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर हुज़ैफा इब्राहिम का मुकाबला हुआ अमरीका के क्रिस्टियन कपेला के साथ, और दिलचस्प मुकाबला हुआ। फाइनल में अमरीका के क्रिस्टियन कपेला को 3-0 से इन्होंने मात दी है अपने करियर में। ये अंडर 19 है हुज़ैफा, और ये ऑलरेडी इनकी 35th इंटरनेशनल टाइटल इनको मिला है। इंटरनेशनल टाइटल 35th। So long way to go, Huzaifah. Congratulations. Congratulations to you. Congratulations to Pakistan. अच्छा, एक तो मौसम का हाल आपको बताना है, ऊपर से बीमारियां तो ये भी हमें अब पता कर लेना है कि ये क्या हो रहा है। ये बीमारियां खत्म ही नहीं हो रही है। 2-2 हफ्ते के फ्लूज, 3-3 हफ्तों के ये सब कुछ मामला जो है चल रहा है। लेकिन पहले जरा स्टोर चलते हैं, जरा मौसम देख लें, साथ साथ आप मनाजिर कुछ दिखाने हैं फिर जी। ओह ओए होए, बड़ा खूबसूरत है वैसे। सीरियस वही तो बात है कि जब हम फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ वेयर एवर वी आर टीवी स्क्रीन्स पे या अब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। गलियात में भी बर्फबारी हो रही है। थोड़ी देर के लिए सयाह मैसूर भी हुए थे, लेकिन बाद में फिर निकाल लिया गया। राब्ता सड़कें मुताद्दिद जगहों पे बंद हैं, मुतासर हुई हैं। तो यस, मुल्क के पहाड़ों पर इस वक्त भी आजकल मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी है। रफ़ीउल्लाह हमारे साथ ही हमें मजीद बताएंगे कि क्या सीन है भाई मौसम का। हाँ देखें, जिला अस्तौर में गुज़श्ता कई रोज़ से जारी शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, जबकि हालिया बर्फबारी के बाद अस्तौर के जो कई बालाई इलाके हैं जिनमें कामरी है, मिनमरक है, चिरिम है, दिवसाई एरिया है, शेरकुड़ी एरिया और काला पानी एरिया है और धिरले एरिया, उनका ज़मीनी राब्ता बदस्तूर मुनक़ता है। यहाँ पे हालिया बर्फबारी के बाद यहाँ चारों इतराब बर्फ़ से ढके पहाड़ और यहाँ पे जो सियाती मकामात हैं वहाँ पर भी बर्फ़ से ढके जंगलात और दीगर जो सियाती मकामात हैं वो इस वक्त इंतहाई दिलकश मनाजिर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे गरमाई सियाहत के साथ साथ इस वक्त जो है सरमाई सियाहत के हवाले से भी ये जो खूबसूरत मनाजिर हैं वो मुल्क भर के सियाहों को दिल खोल के दावत नज़ारा दे रहे हैं। वो आए और इस खूबसूरती के साथ लम्हा व लम्हा बदलता हुआ मौसम से यहाँ पे खूब लुत्फ़ उठाए। जी ओहो, ये तो बड़ी कोई सीरियस किस्म की सर्दी है। लेकिन हमने हमेशा यही रिपोर्ट की है कि जनवरी फेब में जब सर्दियां खत्म होने वाली होती हैं तो ये शॉर्ट से कोई गलियात के मेजर किस्म की नथिया गली, झिंगा गली, घोड़ा गली अतराफ के जहाँ पे आपको पता है सयाहों की। ever been stuck in snow? No, I have never been. Okay, I've been stuck in snow, not so bad though. लेकिन वो जितना आपको खूबसूरत लग रहा होता है ना, टेंशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। ये टेंशन काफी हुई भी थी यहाँ पे क्योंकि मुताद्दिद गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई थी। फिर ये भी पता नहीं होता ना कि कब शुरू हो और ये मरी के शॉट्स हैं भाई, तभी आप देख रही हैं। सो यस, और जब मौसम चेंज होता है तो बीमारियां आती हैं, अजीब सी भी सूरत हाल होती है, नहीं भी होता तो आती हैं। कराची में आपको बताएं कि गुज़श्ता को 2-2.5 हफ्ते से ऐसा कोई ख़तरनाक वायरस फैला हुआ है कि समझ नहीं आता आपको किधर से लग रहा है। आपका किसी इंसान से कांटेक्ट ना भी हुआ तब भी बस आप कैच कर रहे हैं, सीना जकड़ जाता है, फ्लू, खांसी तो जाती नहीं है, स्टमक भी अपसेट होता है। तकरीबन कोविड वाली अलामात होती हैं लेकिन कोविड नहीं है। लेकिन समझ नहीं आ रहा होता है। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ हैं, माहिर मुताद्दी अमराज। अच्छा डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक टर्म हम वायरस का सुन रहे हैं, एडिनो वायरस, और बताया हमें ये जा रहा है कि हम सारा जिनको आजकल के मौसम में वायरस हुआ है जो कि 2-2 हफ्ते लास्ट कर रहा है और इवन मोर, वो यही वायरस है कि क्या चीज़ है? देखिए, सबको तो एडिनो वायरस नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक किस्म का वायरस है जिसमें आपकी आंखों में रेडनेस आ जाती है, आपको नज़ला और जुकाम की कैफियत होती है, खांसी भी हो सकती है और साथ में फीवर भी आ सकता है। लेकिन हम इस वक्त कोविड के भी केसेस दोबारा से आना शुरू हो गए, तो जिसको भी बुखार हो रहा है और खांसी की कैफियत हो रही है तो जरूरी नहीं है उसको एडिनो वायरस हो, उसको और ये सारे जो वायरसेस होते हैं इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वायरसेस। और ये वायरसेस अमूमन एक ही किस्म की अलामातें कराते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस भी आ गया, एडिनो वायरस भी आ गया। जो सीने में बलगम जमने से ही मामला शुरू हो रहा है ज्यादा लोगों का, एज इन चेस्ट इन्फेक्शन से, चेस्ट के लंग्स से शुरू हो रहा है,
तो क्या डू यू ऑल्सो सी अ स्पाइक इन द केसेस? आप ज़ाहिर है अस्पताल जाती हैं रोज़ाना, एक वबा की सी सूरत इख्तियार किया हुआ है ये मामला कराची शहर में? इस वक्त ऑफ कोर्स हम अपनी क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल में फीवर विद कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के केसेस, लाइक यही जैसे आपने कहा कि चेस्ट में कंजेशन वाली फीलिंग के चेस्ट जकड़ा हुआ और बलगम के साथ, तो ये वाले केसेस ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे केसेस एडिनो की वजह से हो। मैं कह रही हूँ कोविड भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यानी कोविड भी हो सकता है, एडिनो भी हो सकता है, बेसिकली कोई और सिमिलर वायरस भी हो सकती है। इलाज अलबत्ता इंसानों का वायरस ये टर्म एक होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस और रेस्पिरेटरी वायरसेस, तो इसमें डिफरेंट किस्म के वायरसेस होते हैं लेकिन इनकी अलामतें सिम्टम्स सेम नहीं होते। डॉक्टर साहब कोविड का आपने कहा, लेकिन कोविड की जो रैपिड टेस्टिंग किट है वो इस वायरस को कैच कर पाती है या वो अब नहीं आता है रैपिड में? नहीं, कोविड तो डिटेक्ट हो जाता है। सही है, कोविड तो डिटेक्ट हो जाता है लेकिन लोग टेस्टिंग ही नहीं करा रहे। लोग यूजुअली कहते हैं कि ऑफ द काउंटर रैपिड टेस्टिंग किट्स जो मिलती हैं उसमें इंसान को लग रहा होता है कोविड है लेकिन वो उसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। डॉक्टर शोभा, इलाज इन सारों का मुख्तलिफ है? नहीं जी, बिकॉज सारों का इलाज ऑलमोस्ट एक ही है कि आपने पैरासीटामोल की गोली लेनी है, आपने एंटीहिस्टामिन लेनी है, आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। एंटीबायोटिक नहीं लेनी है? बिल्कुल भी नहीं। इन डिजीजेस में एंटीबायोटिक का रोल बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी वायरल इलनेसेस हैं, तो इनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी सही नहीं है। बुखार के बारे में लोगों की शिकायत ये है, क्योंकि हम भी 2 हफ्ते से लिटरली अभी निकल के ही नहीं दे रहे हैं, खांसी होती रहती है, फिर बच्चे साथ में, अगर एक शख्स को शुरू हो गया तो पूरा घर उसकी लपेट में आ रहा है। बुखार नहीं उतरता, पर्टिकुलरली बच्चों का नहीं उतरता, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 दिन बुखार नहीं उतर रहा। तो क्या बच्चों को भी फिर ना एंटीबायोटिक शुरू कराएं? नो, एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को कवर करती हैं, कभी भी वायरसेस को कवर नहीं करती। दूसरा ये मिथ जो एंटीबायोटिक बुखार को कम करती है, एंटीबायोटिक बुखार को कम नहीं करती है, वो बैक्टीरिया को मारती है जिसकी वजह से बुखार कम हो जाता है। सो अगर बुखार कम नहीं हो रहा तो आप इसमें पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन ये दे सकते हैं। और बच्चों में तो खैर आइबुप्रोफेन भी अवॉइड करनी चाहिए। बच्चों में आप पैरासीटामोल दें, हर 6 घंटे से सेफली पैरासीटामोल दे सकते हैं, और साथ में कोई भी एंटी एलर्जिक दें। तो इसी से ये सिम्टम्स हफ्ते 10 दिन के अंदर बेहतर हो जाते हैं और बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर सांस में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाएं और नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो अगर सांस बहुत तेज चल रही है या खांसी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर शोभा, डॉक्टर पे भी जब जाते हैं, डॉक्टर पे भी जाते हैं और उनको बताएं कि जी 7-8 दिन हो गए, बीमारी भी है, बुखार भी, कभी वो एंटीबायोटिक लिख देते हैं, तो उस केस में फिर हम डॉक्टर को सुने ना सुने, सेकंड ओपिनियन ले, क्या करें? देखिए, अमूमन हमारे यहाँ यूजुअली जनरल प्रैक्टिस पे जो है ना एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है तो। और मतलब सैडली इन पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बट जहाँ तक साइंस का ताल्लुक है और जो स्पेशलिस्ट का ताल्लुक है, तो उनका ओपिनियन यही है कि ये सारे वायरसेस हैं, आपका एंटीबायोटिक कोई फायदा नहीं करा, बल्कि एंटीबायोटिक आपके सिस्टम को और खराब करा है कि उसके बाद जो आपके बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आपको कभी कोई खुदा ना खास्ता सीरियस इन्फेक्शन हो तो उसमें जो सिंपल ओरल एंटीबायोटिक्स हैं वो असर नहीं करेंगी, और आपको जो इन्फेक्शन फिर होगा तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स, या तो कोई भी एंटीबायोटिक नहीं असर करेगी, या जो एंटीबायोटिक असर करेगी वो सिर्फ आईवी के थ्रू जाएगी। अच्छा, आप ये बताइएगा डॉक्टर साहबा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, प्रोलॉन्ग्ड कॉफ्स, इस वायरस के बाद ये भी हो रहा है कि चले नज़ला खत्म हो गया, बुखार खत्म होगा, खांसियां नहीं खत्म हो रही, उसके लिए भी सब्र करेंगे? उसके लिए जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल रेमेडीज आप कोशिश करें, इस्तेमाल कर सकते हैं, कैवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी, हाँ खांसी का शरबत ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर बिल्कुल ही खांसी, रेजिस्टेंस बढ़ाने की भी अगर हम थोड़ी सी बात कर लें ऑन बेटर डेज, क्योंकि अब तो ये फैला ही हुआ है और ऑलमोस्ट किसी घर में 1-2 को हो जाए तो पूरे घर को होना ही होना है। और जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही कोई सख्त किस्म का बग है जो सारों को लपेट में ले रहा है, लेकिन फिर भी हम आपके तवज्जुह से लोगों को यही कहेंगे कि एंटीबायोटिक मत लें।
एंटीबायोटिक तो डॉक्टर शोभा दे देते हैं, फिर भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ऑन द फ्लिप साइड मल्टीविटामिन्स अब नहीं दे रहे, वो प्रिस्क्राइब करने पे पूरा एक बैन लगा रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ देखिए जी, जो पॉलिसी मेकर्स है ना वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं और कंसल्ट बिल्कुल भी एक्सपर्ट से नहीं करते। सबसे पहले तो आपको जो ओवर द काउंटर मींस एंटीबायोटिक जो कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही है उसको बैन करना चाहिए। बिल्कुल उस पे बैनिंग ज्यादा जरूरी है बजाय मल्टीविटामिन्स को बैन किया जाए। बजाय मल्टीविटामिन्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स के। हाँ कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स जो कि लोग जिम में और जो प्रोटीन ट्रीटमेंट या ये जो वाली जो ट्रीटमेंट लेते हैं ये वाकई में हार्मफुल है कि उसमें स्टेरॉइड्स भी शामिल हो सकते हैं। बट सम ऑफ देम आर रियली एक्चुअली हार्मलेस, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन बी हो गया, वो तो हार्मलेस है, उनको बंद करने का कोई मकसद नहीं है। अच्छा डॉक्टर शोभा, आपसे बात करके एटलीस्ट हमें थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन एटलीस्ट तसल्ली आपने हमें करा दी है कि ये हो भी रहा है, दिन चलेगा भी और ठीक भी आप हो जाएंगे। इसमें एंटीबायोटिक मत यूज़ करें, और वो सेल्फ मेडिकेशन का जो हमें शदीद किस्म की आदत है और शौक भी है, डोंट डू दैट। इसमें ये जो अभी हम सारों को हो रहा है उसमें नहीं ज़रूरत, क्योंकि आप आई नो उकताहट भी होती है, घबराहट भी होती है, सारा कुछ होता है, बिकॉज ये वो 2-4 दिन वाली बात नहीं होती, इट टेक्स अ वीक। अच्छा, और वो फिर लोग कहते हैं ना डॉक्टर सामने आ जाए तो आपको सारी बीमारियां भी याद आ जाती हैं। अब मुझे खांसी हो रही है लेकिन जितनी इनके सेगमेंट में अभी हुई है तो एज इफ आई वांटेड टू टेल द डॉक्टर आई एम नॉट। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर पाबंदियां, और बाय द वे साबिका ट्विटर और मौजूदा एक्स फाइनली चल रहा है पाकिस्तान में। अभी चल रहा है लेकिन कुछ कहा नहीं रात से चल रहा है। सो हमारा तो चल रहा है। आप अपने शहरों की सूरत हाल हमें @JioPakistanTV हमारा हैंडल है, उसी पे लिख के बताइए कि आपके इलाकों में सर्विस बहाल है सोशल मीडिया आपकी। खैर, खास तौर पर हुकूमत को ट्विटर बंद करने से क्या हासिल हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये साबित हो रहा है कि ऐसी पाबंदियां उल्टा फेक न्यूज़ की हौसला अफजाई की वजह बन गई हैं, क्योंकि गलत और जाली खबरें फैलाने वालों को बाकी दुनिया में पूरी छूट हासिल है और यहाँ से उन्हें कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है। अजीब बात यह है कि इन्फॉर्मेशन तो रुक गई है मगर मिस इन्फॉर्मेशन जोरों पर है। अच्छा, ये जो ट्विटर बंद होता है ना या कोई भी ऐप इस तरह की एक्स बंद होता है, तो ये हकीकत है कि इस पर इंफॉर्मेशन आपको रुक नहीं मिलती, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना वो उतनी ही तेजी से फैल रही होती है, क्योंकि वो फिर आप वो वेरीफाई भी नहीं कर सकते। हाँ, जो चीज़ आपके पास आ रही है आप उसको मानते चले जा रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। ये मामला मईशत से भी जुड़ा है। कल सेनेट से भी ऐसी आवाज़ें सुनाई कि सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो टेंटेड रहा। सिक्योरिटी के लबादे में सेलुलर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना, दुनिया भर में उसकी मजम्मत हुई है। हम कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें मईशत की तरक्की चाहिए, हमने प्रमोट करना है अपने मुल्क को। ये पैगाम भेजते हैं हम कि अपनी मर्जी पे जब दिल चाहे इंटरनेट बंद कर दिया, जब दिल चाहे ट्विटर बंद कर दिया, जब दिल चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। So ये है सूरत हाल, और as we are telling you all this, तो ट्विटर काम नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैं कहती थी ना सो फार, तो ये बीच में कभी आपकी किस्मत है कि चल भी पड़े और ज़्यादातर तो नहीं चल रहा। एंड हुआ था पाबंदी वाला मामला 4-5 घंटे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि निगरां वजीर दाखिला जो है गौहर एजाज, उन्होंने तो कल सादगी की इंतहा करते हुए कहा कि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ के बंद हो रहा है। रीजनिंग पूछी जाए तो वो भी मालूम ही नहीं है, या फिर हाँ मतलब कि लिटरली हाउ आर यू इवन एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड एंड ऑन योर पोस्ट। अगर आप बार बार अपना फोन रिफ्रेश नहीं कर रहे, आपने सोशल मीडिया जो है उस पर आपने नजर नहीं रखी हुई, और फिर ये कह देना कि हमें तो कुछ नहीं पता। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि बाज़ अनासर जो हैं वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं, और उसका तोड़ ये है कि उनको लॉजिक से और उनकी जो फेक न्यूज़ है उसको बर्स्ट किया जाए। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहबा, कई माह पहले आपसे बात हुई थी तो इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ये सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी एक रूटीन ना बन जाए। अब हो रहा है, अब हो गया है। क्या हासिल हो रहा है इससे हुकाम को, इस एक्सरसाइज से? क्या आपको क्या वजूहात हैं इस फैसले की?
देखिए, जो सोशल मीडिया के हवाले से आप देख रहे हैं, ख़ास करके ट्विटर, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, बनिस्बत बहुत बड़ी तादाद है जो यूज़ करती है, लेकिन फेसबुक और टिकटॉक, इंस्टा के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद ट्विटर पे नहीं है। लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो ट्विटर के ऊपर है, वो इन्फ्लुएंस करती है। ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर पाबंदी आप नहीं लगा सकते, और अगर पाबंदियां आप लगाना शुरू कर देंगे तो फिर आप किस किस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये हवाओं के ज़रिए से है। आप हवाओं पे बंदिश नहीं लगा सकते, फ़िज़ाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर काबू नहीं पा सकते। अलबत्ता एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है बात करना, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो उठ रहा है कि किस तरह से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, प्रोपेगेंडा को कैसे कंट्रोल करना है। आप जिस तरह से बयानिए आते हैं, जिस तरह से फेक न्यूज़ आती है ख़ास करके, तो मेरा ख्याल है कि ये फेक न्यूज़ भी सबसे बड़ा हथियार है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये खुद जर्नलिज्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये खुद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये खुद आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब तक ये मामला चलता रहेगा तब तक जो है वो ये पाबंदियाँ जो हैं वो सर पे लटकती रहेंगी, लेकिन पाबंदियाँ किसी तौर भी हल नहीं है इस मामले का। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा की एक ऐसी भरमार है जिसमें सच झूठ की तमीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, और बड़े ज़िम्मेदार लोग जो हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो भी इसका हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं। मतलब ख़ुद भी लगता है कि कभी कभार वो थोड़ी सी कोशिश नहीं करते कि हम जो शेयर कर रहे हैं, हम जो न्यूज़ इम्पार्ट कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। तो बतौर सहाफ़ी, आज़ादाना सहाफ़त के लिए इस माहौल को कितना बड़ा चैलेंज आप देखती हैं, और क्या अगर हम कहें कि इंडिपेंडेंट सहाफ़त की बात करें तो अब वो मुमकिन भी रहा है कि नहीं? इस वक्त चैलेंज ही सबसे बड़ा फेक न्यूज़ का है। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का, दुनिया भर में सहाफ़त के लिए वो फेक न्यूज़ ही है, वो प्रोपेगेंडा ही है। और झूठी खबर जो है वो फैलती भी बहुत तेज़ी के साथ है, उसकी तस्दीक के भी ज़राए मौजूद नहीं हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, और जब नहीं होता तो ज़ाहिर है कि फिर लोग जो है फेक न्यूज़ को ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात यह कि इत्तलात तक मुअस्सर रसाई हो, दुरुस्त इत्तलात तक रसाई हो। पाकिस्तान के अंदर जो ऑथेंटिक मीडिया हाउसेस हैं, जो अखबारात हैं, जो जराइद हैं, जो सोशल मीडिया के अलावा इदारे हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हों और फेक न्यूज़ का मुकाबला करें। और फिर जिम्मेदारी जो है दूसरे लेवल पे वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों की भी बनती है। जो सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर है हर आदमी जो है वो सहाफ़ी है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो एक जर्नलिस्ट है, यहाँ पे एक मोबाइल जर्नलिस्ट बना हुआ है। लेकिन जहाँ पे गलत खबर हो उसको ज़रूर कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए, उस पर दूसरा ओपिनियन लेना चाहिए, उसकी तस्दीक करनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए। बग़ैर वेरिफिकेशन के अगर आप ख़बर को फॉरवर्ड करते हैं, ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा जनरेट करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये सहाफ़त की भी सर्विस नहीं है। और हमने देखा है कि हाल ही में बहुत ज़्यादा एक फ़ेक न्यूज़ जो है उसको यहाँ तक कि खुद मोतबर सहाफ़ी जो है वो पहचान नहीं सके, इसमें उनका कसूर नहीं है, मगर वो पहचान नहीं सके कि ये फ़ेक न्यूज़ थी या नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सहाफ़त को इस वक्त झूठी खबरों से जो कि मिलाइन कर रही है, डिस्क्रेडिट कर रही है सहाफ़त को, वो ये फ़ेक न्यूज़ है। और इसका तदारुक जो है वो पाकिस्तान के सहाफ़ती इदारों, सहाफ़ियों को ही करना चाहिए। कैसे हो? आपको पता है सोशल मीडिया पर सहाफ़ी ही हैं बहुत से जो ऐसी चीज़ें फैलाते हैं जो नुकसान का सबब बनती हैं। फिर कहने वाले इसरार करते हैं भाई रेगुलेशन होनी चाहिए, रेगुलेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, रेगुलेशन में भी हमें खदशा होता है हम और आप जैसे लोगों को कि ये सेंसरशिप की राहें हमवार करेगी जिसके हम हामी नहीं हो सकते। क्या रास्ता है फिर? देखिए, रेगुलेशन तो अब पूरी दुनिया के अंदर हो भी रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशन का गलत इस्तेमाल हमेशा किया गया है। जो हुकूमत वक्त होगी, जो इदारों में बैठे लोग होंगे, वो उसका सही इस्तेमाल अपने हक़ में ही करेंगे। वो अपने मुखालिफ, अपने तनकीद करने वालों और मुखालिफिन को क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हुकूमत वक्त होगी या जो बाअसर जमातें होंगी या जो ऐसे फैशिस्ट ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या फिर बहुत सारे इदारे हैं, तो वो एक अपने फेवर में उसको इस्तेमाल करेंगे उस रेगुलेशन
रेगुलेशन को। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो जय्यद सहाफ़ी हैं उनके ऊपर और पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट को जनरेट होना चाहिए। ऐसे ज़रूर क़वानीन होने चाहिए कि जो गलत ख़बर फैलाए उसको ज़रूर कटहरे में खड़ा होना चाहिए, मगर ये रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि इसका गलत इस्तेमाल हो। तो सहाफ़ियों को इन्वॉल्व किए करके, पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों को, पाकिस्तान के जो सहाफ़ती इदारे हैं उनको इन्वॉल्व करके इसके ऊपर बात होनी चाहिए। यही इसका बड़ा तदारुक। इसका हल ये नहीं है कि आप सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ पहना दें, उनको जेल के अंदर डाल दें, उनको आप मिलाइन करें, उनको डिसक्रेडिट करें, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, जो इदारे मौजूद हैं उनको इस्तेमाल किया जाए और रेगुलेशन को इंश्योर किया जाए कि वो गलत उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तब जो है ये मामला आगे बढ़ेंगे, वरना जो पावरफुल होगा फिर वो सहाफ़ियों के खिलाफ कोई सही बात भी कर रहा होगा, जो कोई तनकीद भी कर रहा होगा, तो उसके खिलाफ उसको उन रेगुलेशंस को इस्तेमाल किया जाएगा। इस सारी बात में आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत का इतना अमल है, क्योंकि कोई रेगुलेशन कोई बना भी लें, कोई रूल बना भी लें, बेहतरी के लिए बनाए, लेकिन वो यूज़ किसी तरीके से भी हो सकता है। इसलिए बेस्ट तो यही है कि कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले आप देखें एक सेकेंड कि आपका अपना नाम जिस चीज़ के साथ जुड़ा हो वो गलत नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी इज्जत का मामला है भाई, तो लिहाजा ऐसा अब ये मामला मेरा ख्याल है कुछ लोगों के लिए तो ये अहम रहा है, यही तो सबके लिए अहम नहीं है। इसमें हम वैल्यूज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। कल परसों तरसों से एक मुबैना छापे की वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हैंडल से भी शेयर की गई, जिसमें मुबैना तौर पर लक्ष्मी चौक पे इन PTI के एक हामी यूट्यूबर ने छापा मारा और वहाँ पर बैलेट पेपर्स मुबैना तौर पर प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, अब वो खबर जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन उस सहाफ़ी से, उस यूट्यूबर से रब्ता करने के बाद भी पता लगा कि वो खुद इस कार्रवाई को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। सोचें जो शेयर कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये यकीन हो गया था बाद में कि ये उनके साथ भी धोखा हुआ है और जो फुटेज सामने आ रही थी तो अपॉलोजाइज, मगर नहीं, उनकी तरफ से वो सहाफ़ियों से रब्ता करके तो ये कह रहे हैं कि हाँ जी मुझे गलत टिप दी गई, लेकिन उनकी अपनी तरफ से, क्योंकि जाहिर है वो एक जमात के फॉलोअर्स की हिमायत और उनके व्यूज़ लेते हैं, जो व्यूज़ की इकोनॉमी है ना, इसने भी तमाम सिस्टम तबाह कर दिया है। और उसकी थोड़ी सी तस्दीक आप कर लेते उस छापे और उस फुटेज की, तो पता लग जाता कि ये फेक है, क्योंकि अपैरेंटली मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा था कि मानसेरा के हल्के के छापे जा रहे हैं, लेकिन उसमें उतने उम्मीदवार नहीं थे, गलत रंग के पेपर पे छापा जा रहा था सारा कुछ। सो इंतहाई बेवकूफ़ाना और भौंडी आई थिंक कि इसको इज्जत बिस्त का मामला बना लें। अगर आपके हैंडल से आपसे कोई गलत चीज़ जा रही है तो दैट गिव्स अ बैड नेम टू यू, तो अपने लिए अपनी ज़ात पे ले लें कि भाई मेरे हाथ से कोई गलत चीज़ नहीं निकलनी चाहिए। अगर उससे यूट्यूब की कमाई लोगों की मुतासर होगी तो शायद वो उसकी तस्वीर भी नहीं करेंगे या उस पर अपॉलॉजी भी नहीं करेंगे। तो फिर आप मतलब ये तो फिर एक एंडलेस गेम हो गई ना, एंडलेस गेम है। अच्छा जी, अब लाहौर से आपको बताएं फॉर पीपल हु डोंट नो, तो जरा उनके लिए हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि लाहौर के मशहूर बिल्ला ट्रक्का फैमिली का एक और नौजवान नस्ल दर नस्ल चलने वाली इस दुश्मनी की भींत चढ़ गया है। अमीर बालाज टीपू को इतवार के रोज़ चूंग में उस वक्त कत्ल किया गया जब एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वहाँ से वो निकल रहा था। अमीर बालाज के गार्ड्स ने कातिल को मौके पर गोली मारकर हलाक कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुताबिक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, लेकिन हुमा मरकजी मुलजिम कौन होगा जब मार ही दिया कातिल को? तो और भी लोग थे। बाय द वे क्रॉस फायरिंग भी चल रही थी। पाकिस्तान के दिल लाहौर में चलने वाली ये गैंग वॉर अब तक सैकड़ों जाने निकल चुकी है। इससे पहले मकतूल के वालिद, दादा, नाना भी इसी दुश्मनी पर कत्ल हो चुके हैं और अब जाहिर है ये लेटेस्ट कत्ल के बाद तो सिलसिला कहाँ रुकेगा। रिपोर्टर जियो न्यूज़ लाहौर अहमद फराज हमारे साथ हैं। अहमद, हमें पहले समझा तो दें क्या हो रहा है कि सबसे पहले अमीर बालाज के कत्ल का वाकया क्या बना, क्या हुआ और पुलिस की अब तक क्या कार्रवाई हुई है? एक रिटायर्ड DSP बिल्ला, उनके बेटे की शादी की तकरीब थी, वलीमा था, वो अपने साथियों के हमरा वहाँ पर गया हुआ था और जब वो वहाँ पर पहुँचा है तो वहीं पर जो है एक मुलजिम था, उसने एक चादर लपेटी हुई थी और उसी ने जब वो जाने लगा वापस तो उसी ने हमला किया, जिसके दौरान जो बालाज था वो शदीद ज़ख्मी हुआ और उसके साथ दो और साथी, एक उसका भाई जो था वो भी ज़ख्मी हुआ है। और यानी कि इन तमाम ज़ख्मियों को जो जब ये वाक़या हुआ है, क्योंकि वो जो बालाज था वो गन मैनों के बगैर तो कहीं जाता नहीं
था, तो उसके फिर गनमैनों ने जवाबी फायरिंग करके उस मुलजिम को मौके पर ही मार दिया जिसने बलाज पर फायरिंग की थी। तो जब उसको मारा गया तो उसके बाद फिर वो क्योंकि बहुत ज़ख्मी हो गया था, वहाँ पर भगदड़ भी मच गई, लोग भाग पड़े, चीखो पुकार वहाँ पे हो गई, क्योंकि साथ ख़वातीन का भी एक पंडाल था। तो उसके बाद उसको फौरी तौर पर जिना अस्पताल जब पहुँचाया तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने उसको ऑपरेशन भी किया, लेकिन उसके जो गोलियाँ उसको लगी थी वो जिसमें मुकम्मल उसके पेवस्त हो चुकी थी और वो वहाँ पर फिर जान की बाजी हार। एक और वाक़या हो गया। अब ज़रा हम बैकग्राउंड भी आपसे जानना चाहते हैं, ये अमीर बालाज की ट्रका वाला फैमिली की हिस्ट्री क्या है? वैसे तो ज़ाहिर है हमें आइडिया है लाहौर में जो रहे हैं, पले बड़े हैं, जो लाहौर में नहीं रहे उनके लिए ज़रा प्लीज़ बताएं आप। और ये दुश्मनियाँ जो हैं ये कब से चल रही हैं, किसके साथ चल रही हैं? एक तनाज़ा है कि किंग कौन है, सिर्फ इस वजह से यहाँ पर ये कत्लो गारत का बाज़ार गर्म है। और ये गैंग वॉर जहाँ पर जो है ये सिर्फ इसी वजह से है। जो बलाज है उसके जो दादा थे, मुझे याद है 94 में बिल्ला पहलवान उनको कहते थे, वो एक नामी ग्रामी एक बहुत शहर की वो हस्ती थे, तो उनको कत्ल किया गया। और उनको कत्ल किसने किया? उनके ज़ाती मुलाजिम थे हनीफा बाबा और शफीक वगैरह ने। फिर उनका जो बेटा था बिल्ले का जो बेटा था टीपू, क्योंकि ये ट्रकों का काम करते थे, इनको ट्रक अड्डे हैं लाहौर में भी, कराची में भी। देखिए ये जितनी भी दुश्मनियाँ हैं इनमें कोई भी जो मेन लोग हैं जिनके लोग मरे हैं वो गरीब कोई भी नहीं है। ये तमाम जो हैं कारोबारी लोग हैं और वेल ऑफ हैं, लेकिन सिर्फ इनको एक इनका इशू है कि इस जो है शहर में मैदान में इसमें यहाँ पर किंग कौन है, बादशाह कौन है, कि जिसको सब जो है उसके मतहत हों। और इसी वजह से ये तनाज़े जो हैं ये फिर बढ़ते हैं और दुश्मनी होती है। बालाज जो है वो तो टीपू था, और जब टीपू कत्ल हुआ 2010 में, तो क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा बेटा था और इसी वजह से वो फिर अपने जो उसके आबाओ अजदाद थे उनके वो काम को आगे लेके चल रहा था। वो भी गनमैनों के साथ चलता था क्योंकि उसको भी थ्रेट्स थे। बलाज है इनकी दुश्मनी चल रही है, वो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह जो मारूफ ताजिर हैं इनके साथ चल रही है, क्योंकि इनका एक भाई भी पहले कत्ल हुआ था, उसका नाम जो था उसको भी कत्ल किया गया था, लंदन में कत्ल किया गया था, रेड ब्लड के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये जो दुश्मनियां हैं इनमें लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुकदमा दर्ज करते हैं। शुक्रिया आपका अहमद फराज। पुलिस तो चलें जो करती है वो करती है। मेरा ख्याल है कि लाहौर की सियासी क़यादत की भी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये गैंग वॉर चल रही है अरसे से, सो इंटरफेरेंस अब होनी चाहिए, बिठा के तस्फिया होना चाहिए। ये मामला कब तक चलेगा? ये जो आने वाली हुकूमत है उसको भी इसको देखना चाहिए, क्योंकि इट रियली साउंड्स लाइक अ मूवी स्क्रिप्ट। इस किस्म की हमने मूवियां देखी भी हैं। जो शादी में आपको याद है वो एक और जो बड़ी मशहूर सीरीज थी, बिल्कुल सारों को याद होगा, गैंग्स ऑफ समथिंग व्हाटएवर। कहने का मतलब ये जब ये दुश्मनी किस पॉइंट पे शुरू हुई होगी और वजह क्या होगी, मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ टू फाइंड आउट। खैर हमें पता नहीं चला, बट एनीवे तो वो हम आपको बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दुश्मनी ख़त्म किस पॉइंट, उसके लिए भी ये पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि शुरू कैसे हुई थी। तो ये दुश्मनी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और ये डायलॉग के ज़रिए ख़त्म हो सकती है। और इसमें लाहौर की पॉलिटिकल फैमिलीज़ और जो असर और रसूख करने वाले लोग हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि मामला किसी Why would they want to show people that we are involved? ये पॉइंट भी है, कोई हाथ नहीं लगाएगा इस चीज़ को। भाई बर्फबारी हो रही है मुल्क के पहाड़ों पे, और चित्राल में क्या सूरत हाल है ये कौन बताएगा हमें? जहांगीर जिगर। लवारी टनल रोड 2 रोज़ बंद रहने के बाद मंगल के रोज़ बहाल हुई। चित्राल में गुज़श्ता 2 रोज़ की बर्फबारी से चित्राल पिशावर रोड टनल के करीब बंद होने से दर्जनों मुसाफिर गाड़ियां डीर साइड पर बर्फ़ में फंस कर रह गए और मुसाफिर उनमें मकसूर हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। इल्लाह मिलने पर डिप्टी कमिश्नर चित्राल मोहम्मद इमरान खान ने रेस्क्यू टीमों के हमरा सरकारी गाड़ियाँ लेकर खुद टनल रवाना हुए। चित्राल साइड पर मुकामी ठेकेदार ने बर्फ़ की सफाई की थी, मगर डीर साइड पर काम न होने से मुश्किलात दरपेश थे। डीसी चित्राल टीमों के हमरा पैदल मुसाफिरों तक पहुंचने में कामयाब हुए। उनको रेस्क्यू करके टनल पहुंचा दिया गया, जहां से उनको द्रोश रवाना कर दिया गया, जबकि मुअम्मिर और माजूर अफराद को डिप्टी कमिश्नर दीर ने मीना खोड़ के गाँव में महफूज मुकाम तक पहुँचाया, जिनको अगले रोज़ रोड खुलने पर चित्राल पहुँचा दिया गया।
डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर 2 किलोमीटर दूर टनल तक पहुंचाया। अवामी हलकों ने उनको खराज तहसीन पेश किया है। बर्फबारी से गिलगित रोड, यारखून, बोरोगोल, टेरिच, रेच दीगर कई राबिता सड़कें भी बंद रही। बाजार सुनसान हुए और दफातर में हाजिरी भी कम रही। बर्फबारी जहां मुसाफिरों के लिए बाइस ज़हमत रही, मगर ज़मींदारों ने इसे बारानी रहमत से ताबीर किया है। ग्लेशियर में इजाफा होगा और गर्मियों में पानी की कमी का सामना चित्राल को न होगा। जी शुक्रिया आपका जहांगीर। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हमने देना है क्योंकि आज है सैयद नूर साहब की सालगिरह और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज डायरेक्टर, बहुत सी मशहूर और मारूफ और ज़बरदस्त फिल्में इनके क्रेडिट पे हैं और क्या खूबसूरत गाने हुआ करते हैं।